हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट के लिए ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ये प्रैक्टिस का 12वां वीडियो है, 11 वीडियो इसके पहले आ चुकी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में मैं 25 प्रश्न लेने वाली हूँ, और 25 में से यदि आप 18 प्रश्न भी सही कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। बस अपने आप को जांचते रहिए कि कितनी तैयारी आपकी पूर्ण हो चुकी है। इसके अलावा हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैं पढ़ा रही हूँ, और एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उससे संबंधित प्रश्न भी करवा रही हूँ। तो आप लोग वो वीडियो भी देखिएगा, क्योंकि जब आप टॉपिक वाली वीडियो देख लेते हैं यानी आपका टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाता है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उस टॉपिक से संबंधित सभी प्रश्न भी करवा देती हूँ, ताकि आपका टॉपिक बेहद अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। ईवीएस के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, हिंदी के भी पढ़ा चुकी हूँ। प्ले लिस्ट बनी हुई है, हिंदी के सभी वीडियो वहीं पर मिल जाएंगे आपको। जूनियर प्राइमरी दोनों के ही मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। तो आप लोग हिंदी के वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि हिंदी कंपलसरी होती है और आप लोगों को प्रथम भाषा के रूप में हिंदी करनी पड़ती है, और द्वितीय भाषा के रूप में आप चयन करते हैं इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू में से किसी एक भाषा का। तो हिंदी तो आपको अच्छे से तैयार कर ही लेनी है, तो हिंदी वाले वीडियो भी जरूर देखिएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। कुल 25 प्रश्न हैं, और आप अपने आप को जरूर जांचिए कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। यदि आप 18-19 प्रश्न सही कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि बहुत अच्छी तैयारी आप कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सजीव और निर्जीव घटक के बीच परस्पर क्रिया का उदाहरण है? पहला है खाद्य श्रृंखला, दूसरा है खाद्य जाल, तीसरा है शिकार करना, और चौथा है जल चक्र। तो सजीव और निर्जीव घटक के बीच परस्पर क्रिया का उदाहरण होता है जल चक्र, वाटर साइकिल। तो इसमें आपका डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। काई की अत्यधिक वृद्धि व पोषक तत्वों से समृद्ध झील को कहते हैं? पहला है यूट्रोफिक, दूसरा है ओलिगोट्रोफिक, तीसरा है डाइस्ट्रोफिक, और चौथा विकल्प है मिरोमिक्टिक। तो काई की अत्यधिक वृद्धि व पोषक तत्वों से समृद्ध झील को कहते हैं यूट्रोफिक। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसी झीलें पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध होती हैं। इस समृद्धि के कारण यहाँ शैवाल बहुत अधिक वृद्धि करते हैं। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने जल अधिनियम पारित किया, यानी प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया? पहला है 1999 में, दूसरा है 1974 में, तीसरा है 1996 में, और चौथा है 1975 में। तो भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया 1974 में। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, लेकिन इसमें संशोधन 1988 में किया गया, तो ये भी याद रखिएगा। पारित किया गया 1974 में और संशोधन किया गया 1988 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? पहला है समुदाय स्थिर या कठोर होता है, दूसरा है समुदाय बड़े या छोटे हो सकते हैं, तीसरा है अधिकांश मामलों में समुदायों का नाम प्रमुख पौधों की प्रजातियों के नाम पर रखा जाता है। अब इसमें से समुदाय के बारे में जो सत्य कथन है वह बताने हैं। तो इसमें आप देखेंगे समुदाय बड़े या छोटे हो सकते हैं, सही लिखा हुआ है, और अधिकांश मामलों में समुदायों का नाम प्रमुख पौधों की प्रजातियों के नाम पर रखा जाता है। 2 और 3 इसमें सही है, दूसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कथन 2 और कथन 3 इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्विक स्तर पर जल के बारे में सत्य है? पहला विकल्प है प्रति व्यक्ति उपलब्ध जल पर्याप्त नहीं है, दूसरा है हम पानी का पुनः प्रयोग नहीं कर सकते, तीसरा है पानी प्रचुर मात्रा में मौजूद है किंतु फिर भी इसकी कमी है, और चौथा है विश्व में जल की कुल मात्रा लगातार कम होती जा रही है। तो वैश्विक स्तर पर जल के बारे में जो सत्य कथन है वह बताना है। तो इसमें आपका सी विकल्प सही है। पानी तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन फिर भी इसकी कमी है, क्योंकि जो पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है वह उपयोग के लायक नहीं है, और जो उपयोग के लायक है वह पानी कम है।
तो इसीलिए पानी तो प्रचुर मात्रा में है, लेकिन फिर भी इसकी कमी है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। पानी की पर्याप्त मात्रा है पृथ्वी पर। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, इसीलिए तो कहा जाता है क्योंकि जो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है नीली दिखाई देती है पानी के कारण। अब जो पानी प्रचुर मात्रा में है वह उपयोग के लायक नहीं है, मानव उपयोग के लायक नहीं है, और जो उपयोग के लायक है उसकी मात्रा कम है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करें तो पाएंगे कि अधिकांश पक्षी अक्सर अपनी गर्दन हिलाते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहला है अधिकांश पक्षियों की आंखें स्थिर होती हैं और हिल नहीं सकती। दूसरा है उनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। तीसरा है पक्षियों की 2 आंखें होती हैं। और चौथा है उनकी आंखें एक समय में 2 अलग अलग वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। अब पक्षियों के बारे में बताना है कि ये अपनी गर्दन अधिक क्यों हिलाते हैं। अधिकांश जो पक्षी हैं ये अपनी गर्दन हिलाते रहते हैं। क्यों हिलाते रहते हैं? क्योंकि उनकी जो आंखें होती हैं वो स्थिर होती हैं, हिल नहीं सकती हैं। जैसे हम अपनी गर्दन को बिना इधर उधर किए भी वस्तुओं को देख सकते हैं, क्योंकि मनुष्य की जो आंखों की पुतली होती है वो इधर उधर घूम सकती है, परंतु पक्षियों के साथ ऐसा नहीं होता। इनकी आंखें स्थिर होती हैं, वे हिल नहीं सकती, इसीलिए ये वस्तुओं को देखने के लिए अपनी गर्दन को हिलाते रहते हैं। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? पहला है जल संरक्षण, दूसरा विकल्प है सामुदायिक वानिकी, तीसरा है साफ व स्वच्छ तकनीक और चौथा है सौर ऊर्जा। तो तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इन्हें जल पुरुष कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। 2001 में इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था और 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है? पहला है अनुच्छेद 42, दूसरा है अनुच्छेद 48A, तीसरा है अनुच्छेद 51A जी और चौथा है अनुच्छेद 12। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A जी पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है। इसमें आपका सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक की जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उन्हें दोबारा उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहला है ये हल्के पदार्थ की बनी होती हैं, दूसरा है ये आविषीय पदार्थ की बनी होती हैं, तीसरा है ये जैव निम्नीकरण पदार्थों की बनी होती हैं और चौथा है ये गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों की बनी होती हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो खाने वाली प्लेटें होती हैं प्लास्टिक की, डिस्पोजल जिन्हें कहा जाता है, उन्हें एक बार प्रयोग करने के बाद फेंक दिया जाता है। दोबारा उन्हें प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की बनी होती हैं। ये विघटित नहीं होती हैं और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रसायन छोड़ सकती हैं। तो एक बार तो प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इन्हें बार बार प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक बार प्रयोग करने के बाद इन्हें फेंक दिया जाता है। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है? पहला है जंगल, दूसरा है घास का मैदान, तीसरा है झील और चौथा है सागर। तो संसार का सबसे बड़ा इकोसिस्टम पूछा गया है तो वह है सागर। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग लगातार प्रश्नों के उत्तर देते रहिए, ये आप लोगों के लिए ही लाभदायक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। लगातार आप लोगों के लिए वीडियो में लेकर आते हैं। ये 12वां वीडियो है, 11 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं। ईवीएस के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए हैं और इस प्रैक्टिस में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शामिल किए हैं। तो भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है, 11वां प्रश्न है। पहला विकल्प है कान्हा, दूसरा है पेरियार, तीसरा है कार्बेट और चौथा है राजाजी। तो भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अब ये है कहां पर? तो ये उत्तराखंड राज्य में है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और 1973 में
प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आने वाला ये पहला नेशनल पार्क बना। तो ये भी याद रखिएगा साथ में। और जो विकल्प लिखे हुए हैं, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। पेरियार केरल में। राजाजी ये भी उत्तराखंड में है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और ये असम राज्य में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा भी गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांव में लोग लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं क्योंकि पहला है इसे एक आदर्श ईंधन माना जाता है, दूसरा है यह आसानी से उपलब्ध है और सस्ती है, तीसरा है यह पर्यावरण हितैषी है और चौथा है यह आसानी से आग पकड़ लेती है। तो गांव में लोग लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध है और सस्ती भी है। तो बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मृदा अपरदन इसके द्वारा रोका जा सकता है, यानी किसके द्वारा रोका जा सकता है मृदा अपरदन को? पहला है वनों का विकास करके, दूसरा है वनों की कटाई करके, तीसरा है उर्वरक का अत्यधिक उपयोग करके और चौथा है जंतुओं द्वारा अति चारा। तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वनों का विकास करके, अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाने चाहिए। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा कार्य योजना शुरू हुई थी, यानी कि गंगा एक्शन प्लान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। पहला विकल्प है 1986 में, दूसरा है 1988 में, तीसरा है 1990 में और चौथा है 1983 में। तो गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हुई 1986 में। 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा। तो ये भी याद रखिएगा, ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कई बार परीक्षाओं में कि गंगा एक्शन प्लान यानी गंगा कार्य योजना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई? तो राजीव गांधी के कार्यकाल में हुई, ये भी याद रखिएगा। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। रेडियो एक्टिविटी की तीव्रता मापी जाती है, पहला है डेसिबल में, दूसरा है क्यूरी में, तीसरा है हर्ट्ज में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो रेडियो एक्टिविटी की तीव्रता मापी जाती है क्यूरी में, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइकोराइजा पाया जाता है, पहला है साइकस में, दूसरा है गुलाब में, तीसरा है पाइनस यानी चीड़ में और चौथा है बुरांस में। तो माइकोराइजा जो है पाइनस में पाया जाता है। यह कवक और उच्च पौधों की जड़ों के बीच एक सहजीवी संबंध है, सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पाइनस यानी इसे चीड़ कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीनीटस रोग में होता है, यानी टीनीटस रोग में क्या होता है ये पूछा जा रहा है। पहला है कान से निरंतर घंटी की आवाज, दूसरा है कम दृष्टि, तीसरा है सूखी त्वचा और चौथा है हृदय की धीमी धड़कन। तो टीनीटस रोग में क्या होता है? कान से निरंतर घंटी की आवाज सुनाई देती है, जबकि कोई घंटी नहीं बज रही होती है। जिस व्यक्ति को ये रोग हो जाता है उसे ऐसे लगता है कि कान से लगातार घंटी की आवाज, यानी कान में लगातार घंटी की आवाज आ रही है। तो पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? पहला है एक्स किरण, दूसरा है CO2 और CO गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तीसरा है SPN कण और चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो एक्स किरणें जो हैं ये वायु प्रदूषक नहीं है। ये भौतिक और स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकती हैं, लेकिन ये वायु प्रदूषक नहीं है, ये याद रखिए। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु हिमयुग के लिए उत्तरदायी कारक है, पहला है वृक्षारोपण, दूसरा है ज्वालामुखी धूल, तीसरा है अत्यधिक यातायात वाहन और चौथा है ध्वनि प्रदूषण। तो लघु हिमयुग के लिए उत्तरदायी कारक है ज्वालामुखी धूल। यह जो धूल होती है ये इस धूल की परत बन जाती है और ये सूर्य की किरणों को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है, जिससे पृथ्वी की सतह तक सूर्य की गर्मी नहीं पहुंच पाती। इसे ज्वालामुखी शीतलन भी कहा जाता है। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। रहीम एक तालाब बनाकर पानी भरकर उसमें मछलियां डालता है, लेकिन तालाब में मछलियां जीवित नहीं रह पाती। इसका कारण है, पहला है गहरा तालाब, दूसरा है पानी में घुलित ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, तीसरा है पक्का तालाब और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो रहीम ने एक तालाब बनाया, पानी भरा उसमें और उसमें मछलियां डाल दी, लेकिन तालाब में मछलियां जीवित नहीं रह पा रही हैं। कारण क्या है? पानी में घुलित ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, इसीलिए मछलियां मर जाती हैं। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुरेश ने खेत में मटर बोने के बाद उसी खेत में बिना खाद का प्रयोग करे गेहूं का अच्छा उत्पादन किया। इसका कारण है, पहला है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है वाष्पोत्सर्जन, तीसरा है राइजोबियम जीवाणु और चौथा है श्वसन गुणांक। तो सुरेश ने खेत में पहले मटर बोया था। जब मटर की फसल तैयार हो गई तो फिर उसने क्या किया कि उसी खेत में गेहूं बो दिए और गेहूं का अच्छा उत्पादन भी हुआ। इसका कारण है राइजोबियम जीवाणु। ये मटर की जड़ों में पाया जाता है। तो इसी कारण गेहूं की फसल अच्छी हुई, क्योंकि गेहूं की फसल को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन मिला। अगला प्रश्न दिया गया है, मृदा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, मृदा भोजन एवं लकड़ी का मुख्य आधार है। दूसरा है, मृदा एक प्रमुख संसाधन है। तीसरा है, सभी समुदाय एवं उनकी संस्कृतियां मृदा पर आधारित होती। अब इसमें से सत्य कथन बताना है। तो तीनों ही सत्य लिखे हुए हैं। ये पहला है, यहाँ नंबर नहीं डल पाए हैं, ये दूसरा और ये तीसरा, तो तीनों ही सत्य हैं। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक पृथ्वी के क्रस्ट का सबसे प्रमुख तत्व है? पहला है एल्यूमिनियम, दूसरा है लोहा, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा है सिलिकॉन। तो पृथ्वी के क्रस्ट का सबसे प्रमुख तत्व पूछा गया है, तो वह है आपका ऑक्सीजन। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्न में से किस प्रकार का वनावरण सबसे अधिक पाया जाता है? पहला है उष्णकटिबंधीय नम सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन और चौथा है शुष्क कटिबंधीय वन। तो भारत में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी प्रश्न, एक प्रजाति के हमेशा के लिए विलुप्त होने की प्रक्रिया में पहला चरण कौन सा है? पहला है पारिस्थितिकीय विलोपन, दूसरा है सामूहिक विलोपन, तीसरा है स्थानीय विलोपन और चौथा है जैविक विलोपन। तो एक प्रजाति के हमेशा के लिए विलुप्त होने की प्रक्रिया में पहला चरण होता है स्थानीय विलोपन। जिस भौगोलिक क्षेत्र में वह प्रजाति पाई जाती है, यदि वहां से उसका विलोपन होना शुरू हो जाता है तो भविष्य में वह विलुप्त हो जाती है। तो ये पहला चरण होता है स्थानीय विलोपन। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाए। तो 25 प्रश्न मैंने आज की वीडियो में लिए। 25 में से आपने कितने प्रश्न सही कर पाए कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि 25 में से आपने 18, 19 इतने प्रश्न सही कर लिए हैं, 20, 21, तो आप ये मान के चलिए कि आप बिल्कुल सही दिशा में हैं। बहुत अच्छी तैयारी आपकी चल रही है। और जिसने भी कम प्रश्न हल कर पाए हैं तो घबराइए नहीं, आपके पास पर्याप्त समय है। आप अभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बस बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। बस अपनी तैयारी अच्छे से करनी है, अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।